स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट एल का हम ये वीडियो बना रहे हैं जो कि लास्ट पार्ट है इस प्रश्नावली का। और अगर आप इस प्रश्नावली के सारे पार्ट देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप 9 क्लास की सारी वीडियो देखना चाहते हो तो इसकी प्ले लिंक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप चेक कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में ये आकृति दी है, ठीक। ABCD एक समलंब है, यानी कि ABCD एक समलंब है, ये क्वेश्चन में दे रहा है। अब समलंब चतुर्भुज के बारे में तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो आप यार हमारी प्लेलिस्ट देख लेना चतुर्भुज वाली, चाहे प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, चाहे यहाँ पे आपको कहीं इधर कहीं आई सेक्शन पे मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना। जिसमें AB समांतर DC, यानी कि ये जो भुजा AB है वो DC के समांतर है। अब समलंब चतुर्भुज है तो वो तो समांतर हो गई। और AD = BC है, यानी कि AD ये किसके बराबर है? BC के बराबर है, यानी कि AD और BC आपस में इक्वल हैं। दर्शाइए कि, अभी दर्शाने के लिए देखो हमें टोटल 5 ऑप्शन दे रहा है, 5 नहीं है 4 ही है, 4 ऑप्शन दे रहा है। बाकी ऑप्शन पर हम बाद में बात करेंगे, पहले संकेत दिया है उसे भी देख लेते हैं। संकेत है AB को बढ़ाइए और C से होकर DA के समांतर एक रेखा खींचिए। यानी कि AB जो है चित्र में तो देखो यहीं तक था, लेकिन इसके बाद रचना स्टार्ट हो गई कि B को हमने A तक बढ़ा लिया, फिर C से हमने इसके समांतर AD के समांतर एक रेखा खींच दी। बस इतना ही है और बाकी के 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें इसका हल, तो जो चीज़ दिया गया है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं और फिर लिखने के बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पे जो चीज़ दिया गया है हमने लिख लिया, बाकी इतना ही चीज़ दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार। और हमें रचना में कुछ बोला है कि संकेत में जो चीज़ बोला है ना वो हमारा रचना होगा, हमारे लिए वो क्या होगा? रचना। हल करने से पहले हमें कुछ रचना करना पड़ेगा, तो हम रचना में वही जो संकेत में लिखा है सेम चीज़ एग्जैक्ट लिख देंगे। तो मिलते हैं आपसे लिखने के बाद। हमने रचना भी लिख लिया है। देखो रचना में है कि AB को बढ़ाकर C से एक रेखा AD के समांतर खींचा। तो देखो AB को हमने बढ़ा दिया, उसके बाद C से हमने एक रेखा खींची जो कि AD के समांतर थी और इसको E पर काटी। जो बेशक जो चीज़ संकेत में दिया था वही हमने लिख दिया है। अब इस रचना के अनुसार हमने देखो AB CE और AD समांतर हो गया, यानी कि AD जो होगा, यानी कि AD जो है वो समांतर हो गया CE के, क्योंकि हमने समांतर ही तो रेखा खींची है। अब बात कर लेते हैं कि हमने आखिर रचना की क्यों। देखो इस प्रश्नावली में आपको जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सभी आपको समांतर चतुर्भुज के ऊपर मिले हैं, ओके। मगर ये जो चतुर्भुज है ABCD है, एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है। तो हमें पहले इस समलंब चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज में परिवर्तित करना होगा, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए समांतर चतुर्भुज में परिवर्तित करने के लिए ही हमें ये एक्स्ट्रा रचना करने के लिए उसने संकेत में ही दे दिया था। तो बेशक इस क्वेश्चन का यही मतलब था कि आप किसी भी समलंब चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज में बदल कर आप उसे सॉल्व कर सकते हो। बस इतना ही है इसमें। इसके बाद अगर हम इसका हल स्टार्ट करें यहाँ से, तो देखो हल में पहला ऑप्शन क्या है कि एंगल A को एंगल B के बराबर हमें प्रूफ करना है। हम लिख लेते हैं कि एंगल A को हमें एंगल B के बराबर प्रूफ करना है। तो देखो बहुत ही इजी है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान से देखना। देखो एंगल A कहाँ है? ये रहा एंगल A, ठीक है। और इसे हमें किसके बराबर सिद्ध करना है? एंगल B के बराबर। अब तो देखो एंगल B इधर भी है इधर भी है, तब आप कन्फ्यूजन में हो गए कि एंगल आखिर कौन सा B। तो देखो वो ये वाला B होगा, क्योंकि आकृति ABCD तक ही वो उसने बात किया था। बाकी ये वाला क्या कहते हैं, बाकी ये वाला एंगल तो हमें रचना करने के बाद प्राप्त हुआ। बेशक हमें नहीं करना पड़ा, किताब में आकृति बना दी गई थी, लेकिन ये वाला एंगल जो है वो रचना करने के बाद प्राप्त मिला जब हमने AB को कहाँ E तक बढ़ा दिया। तो इसीलिए हमें एंगल B इसे हम बोलेंगे, ठीक है। तो इस एंगल को इसके बराबर प्रूफ करना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि AB जो है वो DC के समांतर है। अब AB समांतर है तो AE भी समांतर होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि AE जो है वो समांतर है किसके? DC के तथा AD जो है वो भी CE के समांतर है, यानी कि AD जो है वो किसके समांतर है? CE के, ओके। ये चीज़ तो हमें कहाँ से मिली? रचना से। और ये क्या है? ये दिया है, ये चीज़ दिया है, ये चीज़ हमें रचना से प्राप्त हुई, ओके। तो आप देखो आपको एक प्रमेय याद आ रहा होगा समांतर चतुर्भुज का, कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं
ओके, तो देखो अगर ये भुजा इसके समांतर में है जो कि है, और ये भुजा इसके समांतर में है, तो यानी कि सम्मुख भुजाएं हैं जो कि समांतर हैं। तो अगर सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं तो वह चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो देखो ए ई सी डी यह क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के प्रमेय के अनुसार, समांतर चतुर्भुज के प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार ए डी सी ई क्या हो गया, चतुर्भुज, क्या चतुर्भुज ए डी सी ई क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब हमने इसे समांतर चतुर्भुज जैसे ही प्रूफ कर दिया तो इसमें हमारे समांतर चतुर्भुज के सारे नियम लागू हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी कि वह तो दिया ही गया था, ठीक है। तो ए डी जो है वो बराबर है किसके, बी सी के, यह भुजा इसके बराबर है। ओके, अब समांतर चतुर्भुज होने के कारण ए डी जो है वो सी ई के भी बराबर है, ठीक है। ए डी जो है वो किसके बराबर है, सी ई के भी बराबर है, सी ई के भी बराबर है। तो ये रहा हमारा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। अब देखो ए डी जो है बी सी के भी बराबर है और सी ई के बराबर है, यानी कि ये भुजा इसके भी बराबर में है और इसके भी बराबर में है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये भुजा इसके बराबर में ऑलरेडी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि अतः किसके, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से अगर हम दोनों समीकरण से देखें तो हमारा जो ये भुजा सी ई है ये किसके, बी सी के समांतर हो जाएगी, यानी कि ये भुजा इसके समांतर में हो गई। ओके, तो अभी देखो ये, अभी अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज बी सी ई, तो ये आपको समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये भुजा इसके बराबर में है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाएं इक्वल हैं। तो अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो यानी कि इन भुजाओं का इक्वल कोण, सम्मुख कोण भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी कि अगर हम कोण को सी ई बी को हम नंबर 1 मान ले, इस कोण को एंगल 2 मान ले, इसे 3 मान ले, इसे 4 मान ले, बाकी देखो हमने इसे नंबरिंग इसलिए कर दी क्योंकि हमें आपको बताने में आसानी हो और आपको आसानी से समझ में भी आएगा। ओके, तो हम इसके अनुसार क्या करेंगे कि सी ई के सम्मुख कोण एंगल 2, यानी कि एंगल 2 है, ये इक्वल होगा किसके, बी ई के, यानी कि बी ई का सम्मुख कोण एंगल 1, यानी कि एंगल 2 जो है वो एंगल 1 के सम्मुख होगा। तो अब इसको तो हम देखो यहीं पे छोड़ देते हैं, फिलहाल इस चीज़ को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार बना रहे क्योंकि अभी हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो फिलहाल यहाँ पे देखो पेज समाप्त हो गया, हम नेक्स्ट पेज में इसे सॉल्व करते हैं। इधर हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि हमें बार बार पीछे से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी। तो अब हम ये देखेंगे कि ए डी और सी ई क्या है, समांतर हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे कि ए डी जो है वो समांतर है किसके, सी ई के। समांतर क्यों है, क्योंकि ए डी सी ई समांतर चतुर्भुज है तो ये सामने की भुजाएं एक समांतर तो होंगी ही। अब ए डी और सी ई समांतर है तो ए ई जो है वो तिर्यक रेखा का काम कर रही है। देखो क्या कहते हैं, ये ए डी और सी ई ये समांतर हैं, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे कर दें तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो ये समांतर रेखा इसके समांतर में है, यानी कि ये इसके समांतर में है, तो ये वाली जो है वो तिर्यक रेखा तो काम करेगी। अगर तिर्यक रेखा का काम करेगी तो ये कोण और ये कोण ये किसका काम करेंगे, यानी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण। तो देखो ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के हैं और एक ही तरफ के अंतः कोण है, यानी एंगल 4 और एंगल 5 अंतः कोण है, तो इनका इसका योग कितना होगा, 180 अंश होगा। तो फिलहाल हम इसे लिखते हैं तथा तिर्यक रेखा का कौन है, ए ई, तथा ए ई क्या है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है। ये जो एंगल 4 है ना वो किसके क्या कहते हैं, वो एंगल 4 और एंगल 1 का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। क्योंकि अभी 180 अंश क्यों होगा, क्योंकि यह एक ही तरफ का अंतः कोण है, 4 और 1 तो 180 अंश होगा ही। तो इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अभी इक्वेशन 2 हमें कहाँ से प्राप्त होगा, क्योंकि देखो अभी एंगल 3 और एंगल 2 ये दोनों मिलकर 180 अंश बनाएंगे, क्योंकि रैखिक कोण युग्म है। तो इसे भी लिख लेते हैं कि एंगल 3 जो है और एंगल 2 इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश है। अभी ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भैया ये तो वो रैखिक कोण युग्म है, तो हम इसे लिख लेते हैं रैखिक कोण युग्म या फिर रैखिक युग्म, इतना ही लिख लें, तब भी बस समझ में आना चाहिए कि किस लिए ऐसा हुआ। अभी देखो एंगल 2 जो है एंगल 1 के बराबर है, हमने अभी यही प्रूफ किया था पिछले पेज में। ओके, तो एंगल 2 एंगल 1 के बराबर है, तो हम इस कोण 2 के स्थान पे कोण 1 लिख देंगे। तो यानी कि एंगल 3 प्लस
एंगल 1 इक्वल टू 180 अंश। अब देखो यहाँ ये 180 अंश है और 180 अंश ये भी है। अब हम इसे चाहे समीकरण 2 मान लें, नहीं समीकरण ये 3 होगा क्योंकि हमने 1 और 2 तो ऑलरेडी मान चुके हैं। तो देखो अगर हम इसे समीकरण 4 मान के भी हल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हल कर सकते हैं कि देखो ये 180 के बराबर ये है और 180 के बराबर ये भी है, तो इस 180 के स्थान पे हम ये चीज़ रख सकते हैं डायरेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण किससे, 3 से। तो एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू, ये 180 है तो 180 के स्थान पे हम ये लिख देंगे क्योंकि ये भी तो 180 के इक्वल में है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 यहाँ पे एंगल का चिन्ह नहीं है। तो बाकी देखो हम इसे एंगल 4 भी मान के हल कर सकते थे, तो ऐसे भी हल करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एंगल 1 और 1 कट गए क्योंकि बराबर हैं। तो एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर हो गया। तो देखो 3 और 4 कहाँ पे है, तो एंगल 4 ये रहा और एंगल 3 ये रहा। तो अतः ये एंगल 4 और 3 इक्वल हो गए, ठीक है। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि DAB जो है वो CBA या फिर ABC के इक्वल में हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन प्रूफ हो जाता है, ओके। तो अभी बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पे। यहाँ से अगर हल करें दूसरे ऑप्शन का हल, तो दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है, एंगल C जो है एंगल D के बराबर हो, यानी कि एंगल C जो है वो बराबर हो एंगल D के। तो देखो अभी एंगल D कहाँ पे है, एंगल D तो यहाँ पे है और एंगल C कहाँ पे है, एंगल C यहाँ पे है। तो हमें इस एंगल को इसके बराबर प्रूफ करना है, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखो करते हैं इसका हल यहाँ से स्टार्ट। तो देखो आपको तो ये तो पता ही है कि AE और DC भी समांतर हैं। अभी हमने इन दोनों को समांतर करके इसे तिर्यक रेखा बनाया था। अभी हम इसको और इसको समांतर करके इसे तिर्यक रेखा एक बार बनाएंगे और एक बार इसे बनाएंगे, तो फिर देखो क्या मैजिक होता है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल AE समांतर किसके, DC के। क्यों, इसका कारण AECD समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे कारण में लिख लेना कि ये चतुर्भुज समांतर है, ओके। अब ये समांतर है और तिर्यक रेखा क्या है, AD क्या है, तिर्यक रेखा है। हम यहाँ पे अच्छा यहाँ पे लिख ही दें तिर्यक रेखा AD है, ओके। इसे भी हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। ये समांतर और तिर्यक रेखा है, तो इसके अनुसार एंगल 4 और इसकी भी मार्किंग कर दें, एंगल 5 और 6, ठीक है। 5 को 6 के बराबर करना है। तो एंगल 4 को हमें एंगल 4 और 5 को देख के कुछ याद आया, देखो ये और ये समांतर और ये तिर्यक रेखा का काम करे, इसमें तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। देखो ये रेखा समांतर है और ये तिर्यक रेखा का काम करे। अब तिर्यक रेखा काम करे तो मतलब एंगल 4 और एंगल 5 का योग 180 अंश होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल 4 जो है और एंगल 5 का मान कितना होगा, 180 अंश होगा। तो इसे हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं क्योंकि हमने 3 तक इक्वेशन मान रखा था। तो चौथा इक्वेशन हमारा यहाँ हम बात करेंगे उसी चीज़ की। तथा फिर से हम बात करेंगे कि AE जो है वो समांतर है DC के, अभी ऊपर लिखा ही है, ठीक है। तथा इसमें तिर्यक रेखा BC लेंगे, तथा इसमें लिख लेते हैं तिर्यक रेखा क्या कौन सा काम कर रही है, तिर्यक रेखा कौन है इसमें, BC है। अभी जब देखो ये तिर्यक रेखा है BC तिर्यक रेखा है, ये समांतर इसके समान, ये जो है इसके समांतर, और BC तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा है तो एंगल 3 का मान और एंगल 6 का मान भी 180 अंश होगा, क्योंकि ये भी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोण है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो अतः क्या हो गया कि एंगल 3 जो है वो एंगल 3 हम क्या लिख रहे हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 6, 3 प्लस 6 का मान कितना होगा, 180 अंश होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम उधर नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, क्योंकि देखो इसमें जगह नहीं है कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 का मान 180 अंश है। तथा साथ ही साथ हमने क्या प्रूफ किया था कि एंगल 4 और 5 का भी मान 180 अंश है। समीकरण नंबर कौन सा था, 4 को याद करो, ठीक है। तो हम लोग उसे भी प्रूफ किया था। तो हम इस 180 अंश के स्थान पे हम ये लिख देंगे, एंगल 4 और एंगल 5 का योग लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 4 से, चौथे नंबर के समीकरण से एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू, ये 180 अंश है और 180 अंश के स्थान पे एंगल 4 और 5 भी हमने अभी प्रूफ किया था, ठीक है। नहीं याद आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा बैकवर्ड करके देख लो, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ओके। अभी देखो अभी हमने क्या किया था कि एंगल 4 और 3 को हमने बराबर प्रूफ किया था, ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 है इक्वल टू, इस 4 के स्थान पे हम एंगल 3 लिख देंगे, एंगल 3
प्लस एंगल 5। अभी हमने 3 क्यों रखा, क्योंकि 4 और 3 बराबर है, हमने पहले ही ऑप्शन में प्रूफ किया था। ठीक है, पहले ऑप्शन में तो यही चीज़ बोला था, तो 3 से 3 कट गया। तो अभी कोण 6 बराबर है कोण 5 के, PROVED, ये भी हमने प्रूफ कर दिया है। अभी कोण 6 को क्या लिख सकते हो कि BCD लिख सकते हो, यानी कि एंगल BCD इक्वल है किसके, कोण 5 को ADC लिख सकते हो, एंगल ADC इसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी। इतने पर भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है होगी, परंतु आपको ये चित्र भी, आकृति तब भी क्वेश्चन में बनानी पड़ेगी, क्योंकि आकृति अगर बनाओगे और ये चीज़ मानोगे तभी तो उसे पता चलेगा कि हाँ 5 आपने किस एंगल को माना है, एंगल 6 कहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन तो देखो बहुत ही ईजी से प्रूफ हो गए हैं। अभी ऑप्शन नंबर किसकी, तीसरे की बात कर लें। तीसरे ऑप्शन में हमें त्रिभुज ABC को किसके बराबर सर्वांगसम प्रूफ करना पड़ेगा, BAD के, यानी इन दोनों को मिलने वाले त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करना है इन दोनों को मिलने वाले त्रिभुज के साथ। तो देखो इसीलिए हमने क्या कहते हैं, त्रिभुज नहीं था तो हमने ये दोनों विकर्ण खींच लिए थे, तो इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अभी अचानक विकर्ण कहाँ से आ गया। तो देखो AB कहाँ पे है, AB, यहाँ पे भी AB है, यहाँ पे भी AB है, तो यानी कि AB जो है AB के बराबर में है, उभयनिष्ठ है यार भाई। तो AB बराबर है AB के, कारण में कामन भुजा है, यानी कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ओके, एक भुजा हो गई। दूसरी भुजा देख लेते हैं कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस त्रिभुज का है और ये वाली भुजा इस त्रिभुज का है। तो हम इसे भी लिख लेते हैं कि क्या किसके बराबर है कि BC, यानी कि BC जो है वो बराबर है AD के। ठीक है, अभी इसका कारण दिया है, इसे हमने प्रूफ नहीं किया था, ये दिया था। अभी देखो 2 चीज़ तो बराबर हो गई, अभी तीसरा चीज़ कहाँ से बराबर करें। तो तीसरा चीज़ देखो, इस त्रिभुज के लिए यानी ABD के लिए ये एंगल और ABC के लिए ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल थे, यानी एंगल नंबर 4 और 3 इक्वल थे। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ये एंगल 4 है और ये वाला एंगल 3 था। ठीक है, ये पूरा मिला के, तो एंगल 4 और एंगल 3 तो इक्वल था, हमने क्योंकि अभी प्रूफ किया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ABC में एंगल 3 है तो हम इधर एंगल 3 लिख देंगे, इक्वल टू BAD में एंगल 4 है तो एंगल 4। अभी ये हमने बराबर प्रूफ किया था, तो ये इसे हम क्या लिख देंगे, सिद्ध किया गया, सिद्ध किया गया। ओके, अब देखो किस नियम से, साइड एंगल साइड के नियम से, साइड एंगल साइड नियम से, इस नियम से हमारे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम हो गए, यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज BAD के। वैसे हमने पिछली वीडियो में बहुत सारे त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम किया है, तो अगर आपको ठीक से नहीं समझ में आता तो आप पिछली वीडियो देख लो, आपको ज़्यादा डिटेल में पता चल जाएगी। ठीक है, तो यह रहा प्रूव्ड, यहाँ पे हमने इसे प्रूफ कर दिया है। तो तीसरा ऑप्शन जैसे प्रूफ हुआ, चौथा ऑप्शन अपने आप प्रूफ हो गया। चौथे ऑप्शन को हम देख लेते हैं। चौथे ऑप्शन में है कि विकर्ण AC जो है विकर्ण BD के बराबर में है। तो देखते हैं ये दोनों विकर्ण कहाँ मतलब विराजमान है। तो AC इधर विराजमान है और BD जो है इधर महाशय जी बैठे हैं। तो AC को BD के इक्वल में प्रूफ करना है, तो AC और BD तो इक्वल तो हैं ही। देखो AC जो है वो इक्वल है, बराबर है किसके, BD। यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं कि चौथे नंबर ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BD, ये डायरेक्ट हमने बराबर प्रूफ ही कर दिया। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाला त्रिभुज, ये इन दोनों को मिलने वाला ये त्रिभुज में देखो इन दोनों को, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम है तो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा इक्वल तो होगी ही, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं CPCT। ओके, ये रहा चौथा ऑप्शन भी होता है प्रूफ। तो यार वीडियो काफ़ी बड़ी बन गई है क्योंकि ये 4 ऑप्शन थे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद और समझ में भी आया होगा। तो अगर वीडियो यार समझ में आ गया है तो यार लाइक करके दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना भाई, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके, और अगर आप आगे की वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे सब्सक्राइब करने के लिए मैं हर एक वीडियो में नहीं बोलता। तो फिर इस वीडियो में इतना ही समाप्त करते हैं इस वीडियो को यहीं पे हम और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।